मैं बीच में से निकल गई ना तो मुंह के बल गिरोगे मुरीद। क्या वाकई में अस्मा अमीन कुरैशी से यानी कि अपने वालिद से बदला लेने के लिए मुरीद का साथ देगी? इस सीन में तो ऐसे ही नजर आ रहा है, लेकिन इस पर बात करने से पहले बात करते हैं नमक हराम ड्रामा के एपिसोड 14 के हवाले से, और उसके बाद आएंगे एपिसोड 15 के टीजर में दिखाए गए इस सीन पर। एपिसोड 14 के शुरू में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो कि काबिल जिक्र नहीं है। सीधा सीधा चलते हैं काबिल जिक्र सीन की जानिब। अस्मा की किसी वजह से तबीयत खराब हो जाती है, शायद उसने मुरीद को शर्ट के बगैर देख लिया था, इस वजह से शायद वो बीमार होगी, उसको बुखार था, जिसमें दिखाया जाता है कि मुरीद बुखार दूर करने की दवाई देता है, लेकिन दवाई देने से पहले वो ये जिक्र करता है कि जी आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, अभी तो खा लीजिए, जिससे ये साफ पता चल रहा था सीन के अंदर कि अस्मा सुबह से भूखी थी और उसने रात को भी खाना नहीं था खाया, तो उसने खाली पेट ही उसको दवाइयाँ दे दी। पाकिस्तान में रहने वाले बच्चे को अब इस वक्त पता है ये बात कि कोई भी बुखार की दवाई खाली पेट दी जाए तो वो रिएक्शन करती है, बजाय बंदे को ठीक करने के उल्टा वो मज़ीद ख़राबी की तरफ ले जाती है और तबीयत इतनी ख़राब हो सकती है कि आप मरने की हद तक जा सकते हैं। तो मुरीद को ये बात समझ नहीं आई, या फिर मेकर्स को या इसके लिखने वालों को ये बात समझ नहीं आई कि खाली पेट एक तरफ हम दिखा रहे हैं एक लड़की को और साथ ही उसको खाली पेट दवाई दे रहे हैं, ये किस तरह से लोगों को हजम होगा। अब आखिरकार वो सीन दिखा दिया गया जिसमें अमीन कुरैशी पर हमला होता है, मुस्तफ़ा उस पर गोली चलाता है और दिखाया गया कि अमीन कुरैशी को वो गोली लगती है, लेकिन उसके बाद जब वो कमरे में बैठा हुआ दिखाया गया, मुरीद को इस बारे में बता रहा था, तो उस वक्त उसको कोई ज़ख्म नहीं था और इसी तरह से दिखाया गया कि वो गोलियों से बाल बाल बच गया और उसको कोई ज़ख्म नहीं आया। तो फिर यहाँ पर ये इस तरह से शो क्यों किया गया है कि उसको गोली लगी है? शायद इस सीन को मेकर्स ने इसी तरह लिखा होगा कि अमीन कुरैशी वक्ती तौर पर ज़ख्मी होगा, लेकिन बाद में किसी वजह से इस सीन को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, लेकिन ये गलती सामने सामने नज़र आती है कि पहले उसको गोली लगती हुई दिखाई गई है और बाद में गोली लगी ही नहीं। जादू बहरहाल जी, गोली लगने के बाद ये दिखाया गया है कि अमीन कुरैशी ने अब सोचना शुरू कर दिया है कि कौन मेरा दुश्मन है जो मुझसे इस तरह से बदला लेना चाहता है, और वो मलाइका से बैठकर इस बारे में बात कर रहा होता है, जिस पर उसका जहन सबसे पहले जाता है मुस्तफ़ा की जानिब। मुस्तफ़ा को मरवाने के लिए उसने बंदे भी भेजे थे, लेकिन यकीन मानिए कि अगर ये सीन आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो इतना बड़ा ब्लंडर नजर आएगा इस सीन के अंदर आपको कि मैं खुद हैरान हो गया हूँ कि इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स किस तरह से कोई ड्रामाज में दिखा सकता है। मुरीद को इस बात का पता चलता है कि अमीन कुरैशी ने मुस्तफ़ा को मारने के लिए कुछ बंदे भेजे हैं, तब उसके मुस्तफ़ा के साथ कोई लिंक नहीं था, लेकिन उसके बावजूद वो मुस्तफ़ा को बचाने के लिए जाता है और बचाने के लिए हरबा ये इस्तेमाल करता है कि मुस्तफ़ा को मरा हुआ शो किया जाता है। लेकिन ये आप ज़रा डेड बॉडी वाला सीन देखिएगा, बाकायदा जनाजा पड़ा हुआ है और जनाजा पढ़ने से पहले, मुर्दे को दफनाने से पहले ही फातिहा ख्वानी शुरू हो चुकी है। तो ये क्या ब्लंडर, मुझे नहीं समझ आई सीन की कि ये क्यों इस तरह से बनाया गया है कि बाकायदा मुर्दा पड़ा हुआ है, वहाँ पर उस वक्त कुरान ख्वानी की जाती है या इस तरह की कोई चीज़ की जाती है। फातिहा ख्वानी तो मुर्दे को दफनाने के बाद और जनाजे के बाद की जाती है, ये पहले ही फातिहा ख्वानी क्यों शुरू कर दी गई? अगर ये किसी प्राइमरी स्कूल में चल रहा कोई टैबलो शो हो तो फिर तो ये बात मानी जा सकती है कि इसमें इस तरह की सिचुएशंस को क्रिएट किया जाता है कि बच्चों को थोड़ा सा कन्विंसिंग दिखाने के लिए सीन को, कि जी बच्चे उस सीन को माने। लेकिन हम अवाम तो हमें पता है इस बात का कि जी ये इस तरह की चीज़ तो होती नहीं है असलियत में, तो इस तरह की चीज़ क्यों हमें दिखाई गई? और उसके बाद जनाब देखिए, वो जो पागल लोग आते हैं इसको कत्ल करने के लिए मुस्तफ़ा को, वो जब देखते हैं कि एक शख्स की डेड बॉडी पड़ी हुई है तो वो या तो चेक कर लें सबसे पहले जी कि ये मर चुका है या जिंदा है। डेड बॉडी को ऊपर से वो गन रख कर तो गोली मारने की कोशिश कर रहा है। वो अजीब सी सिचुएशन थी, मैं हैरान हुआ हूँ कि इस तरह से क्यों किया गया, डेड बॉडी को गोली क्यों मारने की कोशिश की? क्या वो बंदे नशई थे, कोई पागल थे जो कि देखा है उनने कि एक बंदा मर चुका है और उसको गोली मारने की कोशिश कर रहे हैं? अगर उनको शक है कि ये बंदा जिंदा है तो किसी और तरीके से चेक करेंगे ये जिंदा है या मर चुका है, लेकिन इस तरह से बंदूक रख दी उसने मरे हुए शख्स पे। क्या दिखाना चाहते हैं वो कि मतलब उनने जाके किसी को बताना था कि जी हमने मरे हुए शख्स को गोली मार दी है? अजीब सी बात थी, जाकर सीधा सीधा खबर भी दी जा सकती थी कि वो शख्स मर चुका है, लेकिन वो बंदूक रखने वाला सीन बिल्कुल एक अजीब सा ब्लंडर लगा मुझे। बहरहाल जी, ये सीन इंतहाई कमजोर था स्क्रिप्ट के लिहाज से भी और परफॉर्मेंसेस के लिहाज से भी। इसके अलावा जनाब इमरान अशरफ के एक सीन के बारे में बात करना चाहूंगा जो उसने एमल के साथ लास्ट में तकरीबन एपिसोड के वो सीन हुआ है जिसमें एमल उसको काफी बुरा भला कहती है और बाकायदा तौर पर रोप डाल रही थी उस पर। वो सीन मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा। उसमें इमरान अशरफ की परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन थी, जिस तरह से उसने एक्ट किया, जिस तरह से उसने रिएक्शंस दिए हैं, मुझे बड़ा मज़ा आया देखकर। और एमल ने जितना गुस्सा निकाला है, जितनी चीज़ें उसको तकलीफ़ पहुंचाने के लिए की हैं, इमरान अशरफ ने अपनी परफॉर्मेंस के ज़रिए इस तरह से शो किया है कि मुझे कोई मसला ही नहीं हुआ। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इस सीन के ऊपर। मैं बीच में से निकल गई ना तो मुंह के बल गिरोगे मुरीद।
اب اس سین کو دیکھ کر اس طرح سے لگ رہا ہے کہ اس کے بعد اسما باقاعدہ طور پر مرید کا ساتھ دینے جا رہی ہے اپنے والد کو نقصان پہنچانے کے لیے، کیونکہ مرید نے اس سے موقع مانگا ہے. جب تک انتقام نہیں لوں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا. جواب میں اسما کی جب یہ والی بات آئی ہے تو میں خود بھی حیران ہوا ہوں. لیکن اگر واقعی میں اسما ایسا کرتی ہے تو پھر تو یہ شریعت کے خلاف چیز ہو جائے گی، کیونکہ بے شک ایک طرف اس کا شوہر ہے اور دوسری طرف اس کا والد ہے، لیکن والدین کا احترام تو اپنی جگہ پہ قائم رکھنا ضروری ہے. والد جتنا بھی برا ہو، اس نے اگر کسی کے ساتھ برا کیا ہے تو وہ شخص اگر اس سے کوئی بدلہ لینا چاہتا ہے، کوئی اس طرح کی چیز کرنا چاہتا ہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن اس کی اپنی بیٹی، اس کو تو کسی طرح سے بھی شریعت کے مطابق تو اجازت نہیں ہے کہ جتنا مرضی برا باپ ہو اس کو آپ خود سے کوئی اس طرح کی حرکت اس کے ساتھ کرو. ٹھیک ہے، قانون کے حوالے کر دو، ثبوت وغیرہ اکٹھے کر کے اس کو سزا دلوائی جائے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اس طرح سے اس کا نقصان کروانا اور باقاعدہ طور پر اس کے دشمن کے ساتھ مل کر اس کے خلاف کوئی سازش کرنا، میرے خیال سے یہ تو بڑی عجیب چیز ہو جائے گی. بالکل اسکرپٹ میں جس لڑکی کو ایک شریعت کا پابند دکھایا گیا ہے، ایک خلاف شریعت کام اس سے کروایا جائے گا اسکرپٹ کے مطابق. بہرحال جی، یہ آنے والے ایپیسوڈ یعنی کہ ایپیسوڈ 15 میں پتہ چلے گا کہ یہ جو ڈائلاگ اس نے بولا ہے اس کا پس منظر کیا ہے اور کس وجہ سے اس نے بولا ہے، اور اصل میں وہ اس حوالے سے کیا سوچ رہی ہے، وہ کیا کرنا چاہتی ہے. اگر میں ایپیسوڈ 14 کی بات کروں تو ایپیسوڈ 14 مجھے ٹھیک لگا ہے، اچھا لگا ہے. اس میں کافی سارے بلنڈرز تھے لیکن انگیجنگ تھا. اس لحاظ سے اگر اس کو پوائنٹس دیے جائیں اور اس کو ریٹ کیا جائے تو میرے خیال سے اس کو بنتے ہیں 10 میں سے 9 پوائنٹس. اور اگر یہ سارے بلنڈرز مد نظر رکھے جائیں تو پھر اس کو 10 میں سے صرف اور صرف 4 پوائنٹس ہی بنتے ہیں، کیونکہ اتنی ساری اسکرپٹ اور اسکرین پلے کی غلطیاں موجود تھیں. بہرحال جی، یہ میری رائے اور میرا انالیسس تھا. آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں مجھے کمنٹس کے ذریعے لازمی بتائیے گا. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا. بیل کے آئیکن پہ کلک کر کے آل پر لازمی کلک کیجئے گا. اللہ حافظ.